नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Section 56 BNSS, corresponding section 55A CRPC, health and safety of the arrested person. बस which section deals with the health and safety of the arrested person? section 56 BNSS है। फिल्म से पूछेंगे, मेंस में नहीं पूछेंगे। इतना सही काम है, आपको हेडिंग भी रट लेंगे, काम चल जाएगा आपका बस। ये रहा आपके सामने। It shall be the duty of the person having the custody of an accused। अगर आपको बहुत टेक्निकली पढ़ना है, आपका करण नहीं हम तो बहुत स्मार्टली पढ़ेंगे, तो पढ़ो इसको। ड्यूटी किसकी है ये? द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन accused। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द पर्सन मेकिंग अरेस्ट। ये एक जनरल ड्यूटी, जिस व्यक्ति के पास भी द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ द एक्यूज, जिस व्यक्ति के पास एक्यूज की कस्टडी रहेगी, उसकी ये ड्यूटी होगी टू टेक रीजनेबल केयर, युक्त केयर करने की, उसकी कैसी? हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज। उस एक्यूज की हेल्थ की, उस एक्यूज की सेफ्टी की, उसके स्वास्थ्य की, उसकी सुरक्षा की देखभाल करना की ड्यूटी रहेगी किस व्यक्ति की? बस इसको हाईलाइट कर लीजिए। आपका मन नहीं मान रहा है तो द पर्सन हैविंग द कस्टडी है ये। इट इज नॉट द पर्सन, यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि यहां पर आईओ एसएचओ द पर्सन मेकिंग अरेस्ट नहीं लिखा हुआ। जब बात बस कर लेंगे। और ये कौन साहब है? एक्यूज है। हेल्थ एंड सेफ्टी, ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो? अरेस्टेड पर्सन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्यूज की बात लिखी हुई है। तो दोनों पीछे का ध्यान रखना। वहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने मिसमैच कर दिया, शायद उतना टेक्निकल देखा नहीं होगा, है ना। तो जो 56 में है अरेस्ट की बात किसकी? सेफ्टी एंड हेल्थ की बात की गई है। एज पर हेडिंग क्या आएगा? अरेस्टेड पर्सन। लेकिन यहाँ पर भी बात की गई है, एक्यूज की बात की गई है। यहाँ पे अगर वरना इन्हें लिखना चाहिए था द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। पर्सन अरेस्टेड लिखते तो फिर वो एक्यूज भी और नॉन एक्यूज दोनों का आ जाता है इसमें। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस व्यक्ति को द पर्सन हु इज नॉट एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, उसकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे आप, है ना। सो ये चीज़ें होती हैं, इंप्रूवमेंट होंगे, देखो कभी हुआ तो ऐसा। अदरवाइज वो इम्प्लाइड है फिर वो। लेकिन हमें देखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में जाते हैं, प्रीलिम्स में क्या होता है कि बेरेट की लैंग्वेज को पकड़ कर क्वेश्चन करते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई कंप्यूटर तो वो लैंग्वेज ही पकड़ेगा, बस उसमें लिखा है तो वही चाहिए, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं हमने बोला। 57 ये लीजिए, अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। सेक्शन 57 ये राइट है एक्यूज का, पर्सन अरेस्टेड का। Section 57 BNSS, corresponding section 56 CRPC, person arrested to be taken before magistrate or officer in charge of the police station। क्या कहते हैं? A police officer making an arrest without warrant अगर अरेस्ट कर रहे हैं, shall take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case। बस पुलिस ऑफिसर कौन सा? मेकिंग एन अरेस्ट। पढ़ लेते हैं। तो ये जो पुलिस ऑफिसर है मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट द वारंट, कि जो कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट अरेस्ट वारंट कर रहा होगा, वो क्या करेगा? वो खुद ले जाएगा। शैल टेक, या तो मतलब शैल टेक का मतलब है स्वयं ले जाएगा, या सेंड यानी कि भेज देगा। किसको? जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, पर्सन अरेस्टेड को कहाँ भेजेगा? बिफोर द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द केस, उस केस में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको भेज देगा। अब ये कब भेजेगा?
विदाउट अननेसेसरी डिले। सेकेंडली क्या है, ये जो फ्रेज है इसको समझिए, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस हेयर इन कंटेन्ड एज टू बेल, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेन्ड एज टू द बेल। इट मीन्स अगर उसको बेल पर ही छोड़ दिया गया, अगर उसने बेल वाला ऑफेंस ही किया है, ठीक है ना, तो फिर उसको भेजना नहीं पड़ेगा फिर तो, इसलिए उन्होंने लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। हालांकि आपको मैं सेक्शन मैं डायरेक्ट तो पूरा कंप्लीटली पढ़ाता ही हूँ आपको, लेकिन ये ऐसा सेक्शन है इसको आप हेडिंग से भी निकल जाओगे, मतलब कहाँ से पूछा जाना है, मार्जिन नोट भी याद कर लो तब भी काम चल जाएगा। इतना टेक्निकल पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, बस इतना ध्यान रखना है जो पुलिस ऑफिसर खुद भी भेज सकता है, किसी के द्वारा भी मैं खुद भी ले जा सकता है, भेज भी सकता है, अगर या तो मजिस्ट्रेट के सामने या और बिफोर ए मजिस्ट्रेट और बिफोर ए पुलिस इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। बस सही है, या तो मजिस्ट्रेट के पास या फिर बिफोर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। बस जय हिंद हो गया। दिस इज 57। नाउ कम टू 58। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट सारे, दिस इज द राइट ऑफ द एक्यूज, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए वही है, मेंस का क्लब करके पूछेंगे वो, राइट ऑफ द एक्यूज पर्सन, मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। सो सेक्शन 58 BNSS, 57 CRPC, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। ये बात कहाँ कही गई है? ये बात कही गई है सेक्शन 58 में। चलिए पढ़ते हैं जरा क्या कहता है। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी, किसको? ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड दैट देन अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल। ये जनरल डायरेक्शन है, ये किसको है? पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दी गई है। किस बात की है? कि आप जितना आवश्यक है उससे अधिक समय के लिए किसी व्यक्ति को कस्टडी में नहीं रखोगे। अंडर कितना? अंडर देन इज नेसेसरी, देन इज रीजनेबल। जितनी रिक्वायर्ड है, जितना कस्टडी में रखना रीजनेबल है उतना रख लीजिए। किसको? पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट को। अब भाई साहब ये तो एक तरीके से अनलिमिटेड पावर चली गई पुलिस ऑफिसर के पास। वो तो यही कहेगा हाँ अभी तो बहुत जरूरत है, इट इज रिक्वायर्ड। अगर आप केवल इसी को देखेंगे, डिटेंशन को देखेंगे, इसका मतलब यहाँ पे डिटेंशन पीरियड की बात की गई है। तो फर्स्ट लाइन को अगर इसी को इंटरप्रेट करेंगे तो यू विल कम टू कंक्लूजन दैट द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज दैट इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल। डिटेंशन पीरियड शुड नॉट बी अनरीजनेबल बट इट मे बी अनलिमिटेड। इसलिए अगली लाइन पढ़ना जरूरी है। एंड सच पीरियड शैल नॉट एक्सीड 24 आवर्स। बस आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ में आ रही है इसको? ये जो पीरियड है इसकी मैक्सिमम लिमिट इन्होंने कर दी है, इट शुड नॉट बी मोर देन 24 आवर्स। और 24 आवर्स पे ही यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। मेंस में क्वेश्चन एज ए पार्ट ऑफ यहाँ से आ सकता है, तो इसको रट लेना। अब ये जो 24 आवर्स से अगर ज़्यादा ये जो 24 आवर्स की जो कैलकुलेशन है, यहाँ से भी प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है। कैसे? ये 24 आवर्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये रही, एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ द अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। मजिस्ट्रेट की कोर्ट जिस व्यक्ति जो यहां पर सपोज कीजिए दिस इज द पॉइंट ऑफ अरेस्ट, पॉइंट ऑफ अरेस्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गई। ये जो डिस्टेंस हो गया, यहाँ का जो जर्नी टाइम है, राइट? इस जर्नी टाइम को आप एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको, राइट? कर लेंगे आप लोग। तो मैक्सिमम टाइम पे डिटेंशन कितना हो गया? 24 आवर्स।
उसमें जर्नी टाइम इंक्लूड करोगे एक्सक्लूड करोगे? एक्सक्लूड करेंगे। और इसी बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो एक्सक्लूसिव है ये प्रीलिम्स में क्या कह देंगे? इंक्लूसिव। एक ऑप्शन में कर देंगे इंक्लूसिव, सेकंड ऑप्शन में कर देंगे एक्सक्लूसिव। तो आपको बाकी लाइन पढ़ लोगे आप तो हो सकता है गलती कर दो, तो आप ये ध्यान रखेंगे इंक्लूसिव लिखा हुआ है या एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है। क्या 24 आवर्स से बाहर भी जा सकता है टाइम? देखिए क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 187, जब तक कि मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज नहीं कर दिया हो, विदाउट अथॉरिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड डिटेंशन? 24 आवर्स। अब इसीलिए भगवान का नाम लेके, भगवान का मतलब किसी का भी नाम ले लीजिए, अल्लाह, वाहे गुरु, कभी टेक्निकल हो जाओ इसमें भी। गो टू 187। ये आपका है इक्विवेलेंट टू सेक्शन 167 सीआरपीसी का। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, राइट। इसमें आपको लाइन मिलेगी, पहली लाइन में आपको नजर इनायत में करता हूँ, लिखता हूँ, थोड़ा सा धैर्य बना के देखते रहें आप लोग। क्या है? whenever any person is arrested and detained in custody, एक बात प्लस इट अपीयर्स क्या? इन्वेस्टिगेशन कांट बी डॉट 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 कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, फिक्स्ड बाय सेक्शन 58। हमने क्या, हम कौन सेक्शन पढ़ रहे थे? 58 पढ़ रहे थे ना हम लोग। तो इसी में आपको रेफरेंस मिल गया, देखो अब 187 BNSS कि ये जो टाइम है इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स का डिटेंशन का था, वो आपको उससे आगे का टाइम बताते हैं वहाँ पर वो। और क्या लिखा है इसमें? बस मैं आगे लिख रहा हूँ, काम लिख रहा हूँ, शैल फोर्थ विद ट्रांसमिट नियरेस्ट मजिस्ट्रेट and प्लस फॉरवर्ड द एक्यूज्ड। बस थोड़ा इससे आपको हिंट लग गया होगा। 24 आवर्स में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है तब क्या करना पड़ेगा? जो पेपर वर्क है उसको तो भेज दिए, ट्रांसमिट कर देंगे एंड एक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर देंगे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। तो अब यहाँ पर देखिए 58 इफ़ यू रीड सेक्शन 58 along with section 187 then you will come to a complete picture। 58 में कहा गया, 58 में डायरेक्शन दे दी गई है, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन द अक्यूज पर्सन बियॉन्ड 24 आवर्स एंड देयर आफ्टर ही शुड प्रोड्यूस द अक्यूज बिफोर द मजिस्ट्रेट। इसके बाद वहाँ की बात आ गई है। बोली कर लेंगे आप लोग भी। तो 187 में अगर आप लोग बुरा नहीं माने तो एक सेक्शन और देख लेते हैं। गो टू दी वारंट केसेस, वारंट वाले सेक्शन में जाइए और 78 देखिए आप, सेक्शन 78 भी देख लीजिए। सेक्शन 78 विद ड्यू परमिशन मैं पढ़ देता हूँ माय लॉर्ड। लास्ट जो प्रोविजन है ये पूरा पढ़ता हूँ। द पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत करेगा।
सच डिले प्रोवाइडेड सच डिले शैल नोट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर्स। सही है। तो जनाब अली यहाँ पर आपने गौर कीजिए, यहाँ पर ये है सेक्शन 58, एक सेक्शन पढ़ाऊंगा अभी मैं 78। सेक्शन 8 में जो पर्सन अरेस्टेड कौन सा है, विदाउट वारंट है। विदाउट वारंट को अब यहां पर मैं क्यों कर रहा हूं, इतना पेन ले रहा हूं, क्योंकि मैं आपके 5 मार्क्स बचा रहा हूं। ये गलती करेंगे आप, क्योंकि जहां यहां क्या रहा है, 3 जगह 24 आवर्स आपको याद दिखा रहा हूं मैं आपको। 58 में 24 आ रहा है, सेक्शन 78 में 24 आवर्स का जिक्र हुआ, और उसी तरीके से सेक्शन 187 में भी इसका जिक्र हुआ। यह है कि नहीं है। 58 में 58 और 78 में क्या अंतर है। इन केस ऑफ 58 अरेस्ट इज विदाउट वारंट, अंडर सेक्शन 68 अरेस्ट इज विद वारंट। विद वारंट, सही है, विद वारंट। सो पुलिस को बेसिकली पुलिस ने अरेस्ट किया, कैसे कर सकती है, विदाउट वारंट, राइट, विद वारंट, यही होगा। यहां पर सेक्शन 58 कहता है कि भाई साहब विद इन 24 आवर्स, मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड 24 आवर्स। यहाँ पर भी कहता है 78 कहता है विद इन 24 आवर्स यू विल हैव टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया आप लोगों को। प्लीज़ लेट मी नो आपको समझ में आया नहीं आया। एवरीवन नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए मुझे, इसमें कर लेंगे आप लोग। अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना। देखिए मेरी कोशिश ये होती है कि आप जहाँ जहाँ जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। होता क्या है, देखो मैंने ना देखा है कि जो जनरली है, कितने लोगों को मैं देखता हूँ, स्टूडेंट को इतना देखता हूँ मैं, कि बड़े फेल होकर के बड़े प्राउड फील करते हैं कि सर 1 नंबर से रहा हूँ मैं। लेकिन उससे कहा जाए कि ऊपर से कितने नंबर से रहे हो, तब आइडिया लग जाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस उससे कितना कम है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपको उस कैटेगरी में नहीं आना है। चाहे बैट्समैन ने वो 20 रन बनाए हों, 25 बनाए हों, 90 बनाए हों, 99 बनाए हों, उसका रिकॉर्ड सेंचुरी का नहीं बन सकता। हर बार मान लीजिए नर्वस 90 में ही वो आउट होता हो, ही विल नॉट गेट द अवार्ड ऑफ सेंचुरी। सिंपैथी मिल जाएगी। तो आप लोगों को देखना है कि आपको सिंपैथी गेनर बनना है, आपको लोगों से बचना है बस, सिर्फ कि सब कोई आपको फिंगर आउट ना कर पाए बस वो, या आपका अल्टीमेट गोल जज बनने का है। तब आपको एक क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने लिए पढ़ना है, ना कि किसी को दूसरे को जस्टिफाई करने के लिए पढ़ना है। और उसका सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ उतना पढ़ लें, उतना कर लें जितना आप रिप्रोड्यूस कर पाएँ, उस पर फोकस रखें बस। हम लोगों की मार्केटिंग बहुत पुअर है। देखो हमारे यहाँ के एक लड़का प्रियांक है, एक गिरीशा मीना है, जिनके फाउंडेशन कोर्स के बच्चे हैं। तो गिरीशा मीना से अभी तक मैं बात नहीं कर पाया। प्रियांक ने फ़ोन करके खुद कहा सर जब कहो तब आ जाऊँगा। मैंने कहा मैं बुलाऊँगा तुम्हें, और सोचो। और लोग जो जिनके एडमिशन खुद के नहीं भी होते ना, उसका भी ढोल पीटते रहते हैं सारे। वो उसकी वजह ये कि मेरी ना इंटेंशन हमेशा ये रहती है कि भाई जो जैसे मान लीजिए अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, बस जो पढ़ रहे हैं सिंसियरली से पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, उनको ये फील हो जाए कि आई प्लेड ए गुड रोल इन देयर लाइफ। बस मेरे लिए वही वो है। तो हो सकता है भगवान से मैंने मांगा ही इतना हो, तो उनका ठीक है सेटिस्फाइड रहेगा। तो ना वो स्किल है मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस वाली। मुझे भी ध्यान आया कि प्रियांक को मैं अभी तक नहीं बुलाया, बताओ, वरना अभी तक तो कितने उसका प्रचार हो जाना चाहिए था यहाँ से। नहीं, उसका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, उसका हम बार बार उसी को करते, पढ़ाते कम, उसी का ज़्यादा करते। लेकिन मेरा फोकस आप लोग हो, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से। तो एटलीस्ट जो मैं करा रहा हूँ
और जो मैं समझाता रहता हूँ बीच बीच में, उसको वैल्यू दीजिए और 1.5 साल के अंदर जज बन के दिखाइए बस। 1.5 साल के बाद में ऐसा नहीं फिर 2.5 साल में हो जाओगे। मान लीजिए 2 साल के पीरियड में अगर नहीं होते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि 3rd ईयर में हो जाओगे। फिर हो सकता है आपको 5 साल लग जाए, हो सकता है आपको 7 ईयर्स लग जाए, क्योंकि वो जो एनर्जी अभी की होगी वो बाद में उतनी नहीं आएगी। फिर इंसान को लगता है आता तो है मुझे, रिवीजन करने में फिर वो कोताही करता है। अभी ये 1.5 साल कौन से हैं वाले, इन दोनों आप मेरे टच में भी हो, मैं आपको लगातार मोटिवेट करता ही रहता हूँ, और आपके पास भी एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन था कि जल्दी से हो जाए फटाफट। एक बार को लगा कि यार हो तो रहा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो मेरे पास बहुत सारे, जैसा कि मैं डाल दूँ यहाँ पर इंटू डाल दूँ कि भाई लॉ रिसर्चर या फैकल्टी, LLM कर लिया, PhD परसू कर रहे हैं, उस काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर करने वाले हैं, और उन सब में एक ही कॉमन बात है कि वो लोग सुधरने को तैयार नहीं है, अदरवाइज वो जज होते हैं। क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ तो आ गया, लेकिन वो उस पॉइंट को नहीं पकड़ पा रहे हैं जिसकी वजह से वो रुक रहे हैं, और वो समझने को भी तैयार नहीं है अभी वो उस पॉइंट पर। अब वो तो मैक्सिमम लोग जो मैंने देखा सिलेक्शन वाले हैं अब जो हैं वो 1st से 2nd अटेम्प्ट में ले लेते हैं, उनकी परसेंटेज काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हमें गलतियों को बचाना है। जहाँ जहाँ आपको भी कभी ऐसा लगे, मैं भी चूक जाऊँ गाइड करने से आपको, कि जैसे मैंने आपको बताया 58 के साथ 78 को भी देख लिया, 187 देख लिया, उनमें तीनों में क्या कॉमन था, 24 आवर्स कॉमन था। क्या क्या डिफरेंस है? तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो अपने लेवल पे जब पढ़ें आप हमेशा, और कहीं ना कहीं पॉइंटर्स के रूप में नोट्स भी बना कर रखें। इस पर कर लेंगे इतना आप लोग। सेक्शन 59 ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, सेक्शन 58 CRPC पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस क्या है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन पीओ प्रीलिम्स शैल रिपोर्ट किसको, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इफ ही सो डायरेक्ट्स टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि SDM। क्या रिपोर्ट करेगा? द केसेस ऑफ ऑल पर्सन्स अरेस्टेड विदाउट वारंट। बस करिए, देखिए क्या है कि यहां पर इट इज द ड्यूटी ऑफ होम। आपको इसे कैसे पढ़ना है पहले मैं इन जनरल समझाता हूं। देखिए ये सेक्शन बात करता है कि जिन व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया विदाउट वारंट, उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो और उस पर आर्बिट्रेरी पावर्स यूज़ ना हो जाए, उसका मिसयूज़ ना हो जाए, इसीलिए जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको सूचित कर दिया जाए, सो दैट हायर अथॉरिटीज़ को भी ये आइडिया रहे कि उनके ज़िले में हो क्या रहा है। तो अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर SP नहीं लिखा हुआ, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं लिखा हुआ। तो मैं आपको बता दूँ, जो पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो जनरल कमांड एंड सुपरविजन है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर होता है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसको कलेक्टर भी कहते हैं आप, उस पर पूरे जिले के हर प्रकार के प्रशासन का अधिकार होता है, चाहे वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रैफिक हो, एवरीथिंग। उनका जनरल कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा उस पर, राइट। और जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनका पर्टिकुलरली फोकस किस पे रहता है? ओनली ऑन द पुलिस पे रहता है। लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग कौन कर रहा है? SHO कर रहा है। और रिपोर्टिंग किसको हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हो रही है। रिपोर्टिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। यहाँ पर P4 प्रीलिम्स लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कह दे इफ ही सो डायरेक्ट्स कि प्लीज रिपोर्ट टू द SDM, तो फिर वो SDM को रिपोर्ट करेगा। किन व्यक्तियों के बारे में करेगा? उन सभी केसेस के जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट हुई है उनके जुरिस्डिक्शन में, राइट। वेदर सच पर्सन्स हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो लास्ट की लाइन है, अंडरलाइन हाईलाइट प्रीलिम्स कर लीजिए। क्योंकि क्या देखिए, एक व्यक्ति कौन सा हो सकता है? A व्यक्ति है, ये अरेस्ट हुआ और इसको भेज दिया गया कस्टडी में, जेल भेज दिया गया। यानी कि एक व्यक्ति B है, उसकी अरेस्ट हुई, उसको मिल गई बेल। तो क्या जो बेल में व्यक्ति गया है, बेल पे छोड़ दिया गया B को, इसकी रिपोर्टिंग हो गई नहीं हो गई? आंसर इज यस, इसकी भी रिपोर्टिंग होगी। क्यों? वेदर सच पर्सन्स हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज, उसको बेल पे छोड़ दिया गया या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपडेट करना है कि भाई आपके जिले में चल क्या रहा है। मेरे जिले में अच्छा इतनी अरेस्ट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि जेल में कितने लोग हैं,
बेल पर कितने लोग हैं इससे फर्क नहीं पड़ रहा, अरेस्ट कितने लोग हुए इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए मेरे पास। फिर वो अपने हिसाब से क्लासीफाइंग करके बनाते होंगे कि कितने ऐसे लोग अरेस्ट हुई है जो हीनियस ऑफेंसेस है, मर्डर में कितने लोग अरेस्ट हुई है, रेप केसेस में कितने लोग अरेस्ट हुए, इस तरीके से, ताकि उनको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में अपडेटेड रहें। फिर वो, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है? थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।